हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एके केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आपका एके केमिस्ट्री क्लासेस में पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग जो है पढ़ चुके थे, है ना, धातु क्या है। हम लोग धातु के बारे में पढ़े थे कि धातु वह होता है, धातु वे तत्व होते हैं जो अपनी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, है ना, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या बनाते हैं? धनायन। अब जो धातु का कैरेक्टर था उसका जस्ट अपोजिट किसका कैरेक्टर होगा? अधातु का होगा, है कि नहीं। धातु का गुण जो था उसका क्या है? जस्ट अपोजिट किसका गुण हो जाएगा? अधातु का गुण होगा। अब आप देखिएगा अधातु क्या होते हैं। अधातु को कहते क्या है? नॉन मेटल कहते हैं। अधातु को क्या कहा जाता है बच्चों? तो अधातु को कहा जाता है नॉन मेटल। इतना ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अधातु को कहा जाता है नॉन मेटल। वे तत्व, यहाँ पर इसकी परिभाषा देखें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। ये कह रहा है कि ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, वे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब ऐसे तत्व जिनके अष्टक में, है ना, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है और उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन उनके बैलेंस सेल में, उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है ना, 5 है, 6 है, 7 है। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और अपना जो है अष्टक पूर्ण करते हैं। अब आप देखिएगा, कोई तत्व होगा अगर इनके संयोजी कोष में, कैसा? संयोजी कोष, अगर इनके संयोजी कोष में, अगर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहे और कितना रहे? 5 इलेक्ट्रॉन रहे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या करेंगे? संयोजी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, 5 इलेक्ट्रॉन रहे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे, 7 इलेक्ट्रॉन रहे, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की कमी है? 1 की। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की कमी है? 1 की, है कि नहीं। अगर आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने की कमी है? 2 की। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की कमी होगी? 3 की। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने की कमी होगी? 4 की। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल करोगे तो सब में पाओगे कि ये क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये क्या करते हैं? अधातुएं जो होती हैं, अगर इनके बैलेंस सेल में संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और टोटल 8 हो जाएगा। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अगर संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। इससे मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब लेने के प्रोसेस में 4 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला हो तब तो ले। ऐसे एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। यही कारण है कि कार्बन जो है ना, कार्बन के संयोजी कोष में, अगर आप कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये क्या करता है? अन्य तत्व जो एक संयोजी है या द्विसंयोजी है या त्रिसंयोजी है, इनसे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और क्या बनाता है? बहुत अधिक संख्या में क्या करता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अब आप देखिएगा, मैं एक तत्व आपको दिखाता हूं, कार्बन को। किसको दिखाता हूं? कार्बन। कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर आप देखेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 6 मिलेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करो तो यहाँ पर आप देखोगे कि भैया यहाँ पर क्या है? 2 और 4। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि अब ये कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और यहाँ पर कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? सीधा हम देख लेंगे कि भैया यहाँ पर 4 है तो प्लस हम कर देंगे कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा C4 माइनस
और C4 माइनस हो जाएगा। इसका नेम क्या रखेंगे? देखिएगा, यदि कंपाउंड पे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो वह उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और माइनस चार्ज लगा हो तो अंत में IDE लगता है। क्या लगता है? IDE। क्या लगेगा? IDE। इसका नेम क्या हो जाएगा? है ना, इसका नेम हो जाएगा कार्बाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा कार्बाइड। इसका नेम हो जाता है कार्बाइड। और यहाँ पर देखोगे तो हो जाएगा 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 हो गया। एक और आप देखिएगा, इसी प्रकार से अगर आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है 7 है। और यहाँ पर आप देखोगे 2 और कितना है? 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। इसके संयोजी कोष में, संयोजी कोष का मतलब होता है वाह्यतम कोष, बाहरी कोष। संयोजी कोष का मतलब क्या होता है? एक चीज और लिख देते हैं, संयोजी कोष का मतलब होता है बाहरी कोष। कैसा कोष? बाहरी कोष जो होता है, बाहर वाला कोष होता है। किसी सेल का सबसे वाह्यतम कोष क्या होता है? संयोजी कोष कहलाता है। ये आंतरिक कोष है। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? मैंने आपको बताया था कि यदि संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहे और तब कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको क्या बनाना है? अष्टक बनाना है। क्या बनाना है? अष्टक बनाना है। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा? ये नाइट्रोजन लेगा 3 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा N3 माइनस। जब N3 माइनस हो जाएगा, नाइट्रोजन है, मैंने आपको बताया कि अंत में क्या लगाना है? IDE। इसका नेम हो जाएगा क्या? नाइट्राइड। इसका नेम हो जाएगा नाइट्राइड। इस प्रकार से इसका नेम हो गया नाइट्राइड। अगर एक और आप देखना चाहे, अगर हाइड्रोजन को देखें, हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, है कि नहीं? हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक ऐसा अपवाद है भैया, इसके संयोजी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन? अगर हम करें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर +1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या? H माइनस। यहाँ पर हो जाएगा H माइनस और इसका नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपका क्या है? एक्सेप्शन वाला है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका नेम क्या हो जाएगा? अंत में ये हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, अंत में IDE जोड़ देंगे, हाइड्राइड बन गया। पहला आपने देखा, इस प्रकार से हमने देख लिया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं, है कि नहीं? अब जो अधातुएं होती हैं यह द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ज्ञात अधातुओं में बहुत कम ठोस हो गए। पहली बात, जैसे ठोस में आपने देखा यहाँ पर कार्बन है, ठोस में क्या है आपका? कार्बन हो गया, गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन आदि, ये सभी क्या है? ठोस हैं। और ब्रोमीन की बात करें, अब आप देखिएगा द्रव जो होता है ब्रोमीन है ना? ब्रोमीन क्या है? द्रव है। बाकी सब क्या है? गैसें हैं। गैस का मतलब जो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जैसे आपका क्या है? नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं? ये सभी क्या है? गैसें हैं। अब आप अगला देखिएगा, अधातुओं में धातुओं की तरह विशिष्ट चमक नहीं होती है। विशिष्ट चमक नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन में अगर अपवाद की बात करोगे, अपवाद में कौन आएगा? अपवाद में मैं यहीं पर लिख देता हूं, अपवाद। यहाँ पर आगे आप जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या है? अपवाद की बात करोगे, अपवाद में क्या है? हीरा। अपवाद में जो हीरा है इसमें क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक होती है। और ये कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर माने होता है कि अगर आप जो है हथौड़े से मारोगे, ये क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। अब आया, इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्य धातुओं से कम होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं ना, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं सामान्य धातुओं से कम होते हैं। सामान्यतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु ग्रेफाइट इसका अपवाद है। कह रहा है कि ये जो है, इसमें जो है ना विद्युत का प्रवाह नहीं होता है ना? ना तो विद्युत का प्रवाह होता है, ना ही उष्मा का प्रवाह होता है। दोनों, विद्युत तथा उष्मा दोनों के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की बात करेंगे, ग्रेफाइट में क्या होता है? अगर ग्रेफाइट में देखोगे तो इसमें क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। किसका होता है? विद्युत का चालन होगा।
लेकिन भैया ऊष्मा का क्या होगा, ये ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक। ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का होता है कुचालक। कहने का मतलब ऊष्मा का चालन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज का होगा, विद्युत का चालन होगा, ऊष्मा का चालन नहीं होगा, है कि नहीं। अब आगे देखिएगा, इनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं। तो भैया इनके जो ऑक्साइड होंगे या तो अम्लीय होंगे या तो क्या होंगे, उदासीन होंगे। इनके हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं। इनके हाइड्राइड कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करते हैं। ये किसका गुण था, ये आपका क्या था, आधातु का गुण था। अब अगला हम देख लेते हैं क्या, उपधातु। उपधातु वे होते हैं जो धातु और आधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे तत्व जिनके गुण क्या होते हैं, धातुओं से भी मिलते हैं और आधातुओं से मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, उपधातु को अंग्रेजी में कहा जाता है सेमी मेटल। सेमी मेटल कहते हैं या मेटेलॉइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे कुछ तत्वों के गुण धातुओं तथा आधातुओं के, है ना, कुछ तत्वों के गुण धातुओं तथा आधातुओं से मिलते हैं, है ना, या ऐसे कहें कुछ तत्वों के गुण धातुओं तथा आधातुओं के गुणों से मिलते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है, वे उपधातु कहलाते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो जैसे में क्या है, आपका क्या है, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम। ये जो है आपके क्या है, आपके क्या है, उपधातु है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट जैसे बोरान को, पोलोनियम को, एस्टाटीन, इनको भी क्या करते हैं, इनको भी क्या मानते हैं, उपधातु मानते हैं। लेकिन है क्या ये आपका रेडियो एक्टिव है ना, इसलिए इनको माना नहीं जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, आधातु देख लिया, हमने क्या देख लिया, उपधातु देख लिया। अब अगला जो है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक को। किसको पढ़ने वाले हैं, यौगिक को। तो बच्चों आगे देखें, जैसे यौगिक की बात करें, है ना, यौगिक क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग जो है इसकी यौगिक की परिभाषा बताएंगे कि वे पदार्थ जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा नहीं परंतु रासायनिक विधियों द्वारा सरल अवयवों में विभक्त किया जा सकता है, यौगिक कहलाते हैं। सरल अवयवों का मतलब ये है कि जिससे वो मिलकर के बने थे, उनमें अगर हम विभक्त कर दें तब उसे कहा जाता है क्या, यौगिक कहलाता है ना। ये कह रहा है कि भौतिक विधि द्वारा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहे गर्म करें, चाहे आप ठंडा करें, चाहे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कराएं, चाहे उसको क्या करें, फिल्टर करें, है कि नहीं, तो ये सब क्रियाओं द्वारा उनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, परंतु रासायनिक विधि द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जब रासायनिक विधि द्वारा अलग कर देंगे, रासायनिक विधियों द्वारा यौगिकों को अलग किया जा सकता है, परंतु भौतिक विधियों द्वारा यौगिकों को अलग नहीं किया जा सकता, इनको क्या कहा जाता है ना, यौगिक कहेंगे। अब आप देखिएगा, अब जैसे उदाहरण की बात करें, H2O का जब विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन कराने पर H2 तथा O2 प्राप्त होता है। H2 का मतलब क्या है, आपका हाइड्रोजन, O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। H2 तथा O2 प्राप्त होता है, किंतु गर्म या ठंडा करने पर ऐसा नहीं होता, अतः H2O एक क्या है, यौगिक है। H2O का अगर आप विद्युत अपघटन कराओगे तो वो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि H2O किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर आप जल को चाहे गर्म करो, चाहे आप ठंडा करो, गर्म करोगे तो जलवाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगा, ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन कभी भी आपको H2 और O2 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसका विद्युत अपघटन कराएंगे, H2 और O2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा इसकी अगर हम देखें तो दूसरी परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से यौगिक बनते हैं।
दो तत्व हों या दो से अधिक तत्व हों, एक निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। इसका उदाहरण आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में, 1:8 के अनुपात में अगर हम इसका रेशियो देखें तो इसका परसेंटेज जो आता है हाइड्रोजन का 11 हाइड्रोजन का कितना आएगा, 11.2 आएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा, 88.8 है। जब दोनों को आप कैंसिल करोगे, काटोगे तो एक रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 आएगा। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होकर H2O का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। अब अगर देखें तो भैया ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बनिक यौगिक मैंने पहले ही परिभाषा में बताया है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि यहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्नों, है ना, व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न, अब हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे हमने आपको बताया ये क्या है, कार्बन, और इससे लग जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। ये आपका मेथेन है, क्या है आपका, मेथेन हो गया। C2H6 एथेन हो गया, है कि नहीं। और आपका क्या है, C3H8 ये आपका प्रोपेन है। आपका क्या है, CHCl3 क्लोरोफार्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इस प्रकार से ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और इनके क्या है, ये तो आपके हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ये भी हाइड्रोकार्बन का क्या है, व्युत्पन्न है। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करें, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्नों का अध्ययन करें, उन्हें हम कहेंगे क्या, कार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक। अब इनके अलावा हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका क्या है, अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो अकार्बनिक है, अकार्बनिक यौगिक। अगर अकार्बनिक यौगिक की बात करेंगे भैया, तो अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों को छोड़ करके, है ना। हाइड्रोकार्बन, इसकी परिभाषा बताओगे, हाइड्रोकार्बन तथा इनके, है ना, इनके व्युत्पन्नों को छोड़कर शेष सभी तत्वों का अध्ययन अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत करते हैं, है ना। जैसे आप क्या देखेंगे, NaCl को देख लीजिएगा। NaCl एक कंपाउंड है, नमक जिसे कहते हैं, साधारण नमक है, NaCl है, Na, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। ये सभी क्या है, यौगिक हैं। ये सब ऐसे यौगिक हैं जिनमें क्या है, कार्बन नहीं होगा, कार्बन के डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन नहीं होगा और इसके व्युत्पन्न नहीं होंगे। तो इन सभी का अध्ययन हम क्या करेंगे, अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। मिश्रण क्या है, मिश्रण शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से प्राप्त उस पदार्थ के लिए किया जाता है, जिनमें उसके
अवयवों के गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात अवयवी पदार्थ अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के गुण अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा मात्रा पर निर्भर करता है। अब आप कहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में आपस में मिला दिया जाए तो बनने वाला पदार्थ क्या होगा? मिक्सचर कहलाएगा, है ना, मिश्रण कहलाएगा। जैसे आपने क्या किया, एक गिलास क्या लिया है? पानी। एक गिलास पानी में आपने क्या किया? स्वादानुसार उसमें क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। स्वादानुसार आपने क्या डाला? उसमें चीनी डाल दिया है। और आपने क्या दिया? नींबू डाल दिया। अब जब आपने डाल दिया है, सबको मिला दिया, अब इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं है। जब आपने इनको मिलाया है, ये कहलाएगा मिक्सचर। क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अब आप देखिएगा, उदाहरण के लिए जो वायु है, वायु में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पाया जाता है, आदि गैसों का मिश्रण। ये क्या है? एक मिश्रण का उदाहरण है। नलकूप का जल, नलकूप का जल जो आप हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, नलकूप का जल जो है, अगर आप देखेंगे, जल तथा विलेयशील लवणों, विलेयशील लवणों का मिश्रण है। और आयोडीन की बात करेंगे, आयोडीन नमक, आयोडीन नमक में क्या होता है? NaCl, Na का मिश्रण इत्यादि। ये सभी क्या है? मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण का मतलब सीधी सी बात है, आपने क्या किया? थोड़ा सा, है ना, आप क्या बना रहे हैं? खिचड़ी बना रहे हो। खिचड़ी में क्या कर रहे हैं आप? जो है दाल डाल दिया, पानी डाला है, चावल डाला है, जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो रहा है सब आप डाल करके क्या कर रहे हैं? बना दे रहे हैं खिचड़ी। जो खिचड़ी होता है एक मिक्सर है, एक क्या है? मिक्सचर है ना। तो कहने का मतलब, मिश्रण का मतलब यही है कि आप क्या करें, इसका अनुपात निश्चित ना हो, आप आपस में क्या करिए? मिलाते जाइए। जब आप किसी पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे, इनका अनुपात निश्चित नहीं रहेगा तो मिश्रण बनेगा। अब मिश्रण दो तरह का बनेगा, एक बनेगा समांगी, एक बनेगा विसमांगी। समांगी का मतलब है जो क्या हो, पूरा का पूरा मिश्रण एक जैसा दिखाई दे, उसका जो होता है ना मिश्रण जो समांगी होगा। जैसे आप पानी में क्या करिए, पानी में आप क्या डाल दीजिए? नमक डाल दीजिए, पानी में आप चीनी डाल दीजिए, तो आप देखेंगे मिलाने के बाद पूरा का पूरा मिश्रण एक जैसा दिखाई देगा। जब मिश्रण एक जैसा दिखाई देता है तो इसे कहते हैं समांगी, समान अंगी, मतलब समान एक जैसा दिखाई देने वाला समांगी कहलाएगा। और इसका जो स्वाद होगा, जो अवयवी पदार्थ होते हैं अपने गुण को प्रदर्शित करते रहते हैं, अपने गुण को खोते नहीं हैं। जैसे नमक आप डालोगे तो नमक अपना स्वाद बताएगा, आप उसमें जो है चीनी डालोगे तो चीनी अपना स्वाद बताएगा, नींबू डालोगे तो नींबू अपना स्वाद बताएगा। तो अवयवी पदार्थ अपने गुण को खोते नहीं हैं, बल्कि अब अवयवी पदार्थ अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं। और समांगी का मतलब है एक जैसा दिखाई देने वाला। इसीलिए कहते हैं कि फेज जो होता है एक होता है। समांगी पदार्थ के लिए जो फेज होता है, समांगी मिश्रण के लिए फेज का मान जो होता है एक होता है। अब आप देखिएगा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या है? समांगी, और दूसरा क्या है? विसमांगी। अब देखिएगा, इन मिश्रणों के, जो समांगी मिश्रण होगा, इन मिश्रणों के अवयव आपस में समांग रूप से वितरित होते हैं, है ना। आप पानी में चीनी मिलाओगे तो चीनी चाहे ऊपर जब आप मिला दोगे, है ना, चाहे आप ऊपर से निकाल करके टेस्ट करो, चाहे मध्य से, बीच से निकालिए, चाहे उसके नीचे से निकालिएगा, तो आप देखेंगे कि हर जगह जो है चीनी समांग रूप से क्या है? वितरित है, चीनी और जल। तथा इनके लिए प्रावस्था का मान इकाई, फेज जो होता है भैया, फेज का मान एक होता है। इनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, इनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के मिश्रण के हर भाग के गुण व संगठन समान होते हैं। ऐसे जो होंगे मिश्रण, है ना, इस प्रकार के मिश्रण के है ना, इस प्रकार के मिश्रण के हर भाग के गुण, चाहे जिस भाग का गुण कहो, गुण व संगठन क्या होंगे? समान होंगे। इन मिश्रणों के लिए विलयन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। विलयन कह सकते हैं। तो विलयन जो होता है ना,
दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण की बात करें, आप मिश्र धातुओं को भी देख सकते हैं। देखें, जैसे मिश्र धातु की बात करें, है ना, मिश्र धातु जो मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु भी क्या है, एक समांगी, इसे कहा जाता है क्या, एलॉयस। जो एलॉयस है ना, एलॉयस जो होते हैं मिश्र धातु, ये भी क्या होते हैं, एक समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अब मिश्र धातु में जब, जैसे आप देख लीजिएगा, मिश्र धातु की बात करेंगे, जैसे आपका क्या है, पीतल, जैसे आपका क्या है, पीतल है ना, पीतल अगर बात करेंगे तो पीतल क्या होता है, पीतल के लिए आप सूत्र याद करेंगे, पिताजी, क्या यूज करेंगे, पिताजी का मतलब होता है, पीतल जो होता है भैया तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। तो पीतल बना होता है किससे, तांबा प्लस जिंक से, है ना, तांबा और किससे बना होता है, जिंक से मिलकर के बना होता है पीतल, है ना। इसी प्रकार से कांसा जो होता है, कांसा की बात करेंगे, कांसा जो होता है भैया, ये बना होता है तांबा और टिन से, तांबा और टिन का मिश्रण जो होता है वो कांसा होता है कि नहीं। कांसा जो होता है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से जो मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं जो होती हैं भैया, मिश्र धातु जो होती हैं, ये क्या है, एक प्रकार की समांगी मिश्रण। अब हम लोग जो है बी समांगी मिश्रण की बात करें, किसकी बात करेंगे, बी समांगी मिश्रण, है ना, बी समांगी मिश्रण। अगर बी समांगी मिश्रण की बात करें, यहाँ पर क्या था, ये होमोजीनस मिक्सचर था। ये कैसा था आपका, होमोजीनस, ये कैसा था, होमोजीनस, कैसा मिक्सचर था, ये आपका होमोजीनस था, होमोजीनस, ये आपका होमोजीनस मिक्सचर है। ये भैया कहलाता है क्या, हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या कहलाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, है ना। अगर ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, बी समांगी मिश्रण है, तो बी समांगी मिश्रण में आप सेम है यही परिभाषा आप बताएंगे। पहली बात, यहाँ पर क्या होता है, इन मिश्रणों के अवयव आपस में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। आप बताएंगे कि इन, है ना, मिश्रणों के अवयव, इन मिश्रणों के अवयव आपस में, है ना, आपस में समांग रूप से वितरित नहीं होते हैं, समांग रूप से वितरित नहीं होते हैं, तथा इनके लिए, है ना, तथा इनके लिए प्रावस्था का मान, इनके लिए प्रावस्था का मान भैया, प्रावस्था का मान एक से अधिक होता है। प्रावस्था का मान एक से अधिक कोष्टक में लिख लेंगे, फेज जो होता है ग्रेटर देन एक यूनिटी, एक से अधिक होता है। प्रावस्था का मान एक से अधिक होता है। अभी हम आपको बताते हैं प्रावस्था क्या है कि नहीं। बी समांगी मिश्रण यहाँ पर बता रहा है, इन मिश्रणों के लिए, इन मिश्रणों के अवयव आपस में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। आप मिलाओगे, है ना, आप क्या करिए, पानी में आप जब कंकड़ डाल दोगे, है ना, मिट्टी डाल दोगे, तो कंकड़ मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी, नीचे, पानी कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा। तो इन मिश्रणों के लिए, इन मिश्रणों के अवयव आपस में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, तथा इनके लिए प्रावस्था का मान एक से अधिक होता है। आप देखेंगे तो प्रावस्था क्या होगी, एक से अधिक होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जितने आप अवयव मिलाओगे, जब सब अलग अलग रहेंगे तो प्रावस्थाएं क्या हो जाएंगी, एक से अधिक हो जाएंगी। इस प्रकार के मिश्रण के हर भाग के गुण व संगठन समान नहीं होंगे। कहीं पर क्या होगा, किसी पदार्थ की अधिकता रहेगी,
कहीं पे किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रहेगी, है ना, तो मात्रा क्या होगी, कम ज़्यादा रहेगी, आपस में समान रूप से मिलेगी नहीं। अब कह रहा है इन मिश्रणों के लिए विलयन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके लिए आप विलयन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी में पानी और तेल का मिश्रण, जैसे अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करेंगे, पानी हो गया, पानी, है ना, तथा पानी तथा तेल, तेल का मिश्रण। अब पानी तथा तेल का मिश्रण, आप जो है पानी में भैया केरोसिन डाल दो, है ना, आप जो है पानी में क्या डालिए, कोई भी आयल, जैसे आपका जो है केरोसिन आयल हो गया, है ना, आप जो है सरसों का तेल ही डाल दो। जब पानी में आप सरसों का तेल डालोगे तो आप देखोगे अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो पानी नीचे रहेगा, तेल कहाँ आएगा, ऊपर। अगर तेल की मात्रा ज़्यादा है, तेल की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, तेल कहाँ रहेगा, नीचे, और पानी कहाँ रहेगा, ऊपर। तो जो तेल और पानी का मिश्रण है ना, ये क्या है, एक विसमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, रेत ले लीजिए, रेत को, नमक को, है ना, रेत को, नमक को, या जो है लोहे की चूर्ण को आपस में मिलाइए, ये भी क्या है, एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण मैंने बताया पानी तथा तेल का मिश्रण। अब जल तथा CCl4 का मिश्रण, जल में क्या करिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दीजिए, वो भी क्या होगा, मिलेगा नहीं तो विसमांगी हो जाएगा। रेत व नमक का मिश्रण, रेत व नमक का मिश्रण भी आपस में क्या है, ये विसमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते चलते आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, है ना, चैनल का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद।